कल क्या बताया था हमने कि आइंस्टाइन फोटोन थ्योरी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, मतलब आइंस्टाइन ने जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसको कैसे एक्सप्लेन किया था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो प्लांक्स हाइपोथेसिस था उसके अकॉर्डिंग फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया। तो उन्होंने अज्यूम किया, जो प्लांक्स ने मान के चला था, जो उन्होंने थ्योरी दी थी कि जो आपका क्या है रेडिएशन है वो कॉन्टिन्यूस ना होकर डिस्क्रीट है, और दूसरा वो वेव फॉर्म में नहीं चलेगा। रेडिएशन है वो आपका वेव फॉर्म में नहीं है, वो आपका पार्टिकल्स की फॉर्म, ठीक है। और एक जो पार्टिकल है उसको क्या बोलते हैं, या तो क्वांटम या फिर उसको बोलते हैं फोटोन। तो जो एक फोटोन की जो एनर्जी है दैट इज E इज इक्वल टू एच। तो यहाँ से जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो क्या था कि जो एनर्जी है वो आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। जबकि क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहते हैं कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंस। तो ये जो थ्योरी थी यहाँ से ये इसके अकॉर्डिंग हो गई कि जो एनर्जी है वो आपका फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये था। उसके बाद जो यहाँ पे था, ठीक है, ये हो गया कि फोटोन्स के फॉर्म में चलेगा। एंड द सेकंड पॉइंट कि जो एक फोटोन है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा कंप्लीटली। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा जब वो एब्जॉर्ब करेगा किसी फोटोन को, किसी भी फोटोन को, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ जाएगी एच न्यू। अब इलेक्ट्रॉन जो है इस एनर्जी को खर्च करेगा दो पार्ट में, दो तरीके से खर्च करेगा। पहला क्या कि जिस अट्रैक्टिव फील्ड में वो है कि उसके बाहर आने में कुछ कार्य करना होगा, वहाँ पे खर्च होगा, प्लस जो एनर्जी बची वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में सेव हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, कुछ दूसरा इलेक्ट्रॉन कुछ डेप्थ में है, तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आने के लिए ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि इसके चांसेस है कि जो अदर इलेक्ट्रॉन्स इसके आसपास होंगे तो उनसे कोलिजन करता हुआ बाहर जाएगा, तो इसको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा। ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा तो इन द एंड इसके पास जो एनर्जी बचेगी वो कम होगी इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो क्या होगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी। तो ये फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बस यही लिखा है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दैट मीन्स जो जितने भी इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आएंगे सभी की जो गतिज ऊर्जा है वो एक समान नहीं होगी, सभी की गतिज ऊर्जा अलग अलग होगी। दैट्स द पॉइंट। फिर उसके बाद उन्होंने जो इक्वेशन थी वो कैसे ड्राइव की, उसके लिए सिंपली क्या माना कि एक इलेक्ट्रॉन है जो कि बिल्कुल नियर द सरफेस है और जिसको सबसे कम कार्य करना पड़े यहाँ से बाहर आने के लिए। तो जो वो कार्य है उसको उन्होंने डिफाइन किया एज ए वर्क फंक्शन। तो क्या बोला, वर्क फंक्शन, और किससे डिनोट किया, कैपिटल डब्ल्यू से, ठीक है। तो ये जो कब सबसे कम कार्य होगा तो इसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी बचेगी, और सबसे ज़्यादा एनर्जी बचेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी, विद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। सो दैट्स व्हाई दैट इज हाफ mv स्क्वायर मैक्स। तो फिर क्या हुआ, इक्वेशन क्या हो गई, दैट इज एच न्यू एनर्जी थी इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mv स्क्वायर मैक्स, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कहा कि जो वर्क फंक्शन है वो आपका बराबर होगा एच न्यू नॉट के, क्योंकि ये क्या है, दहली आवर्ती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रॉन क्या है जिसके हेल्प से इलेक्ट्रॉन एमिशन पॉसिबल है, तो और ये क्या है, ये सबसे कम कार्य है, तो दैट्स व्हाई डब्ल्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट होगा। तो बस यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करने के बाद क्या किया, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को फिर उन्होंने और आगे सोल्व किया, तो क्या किया, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू। यहाँ पे जो लिखा है ये न्यू होगा और ये क्या होगा, न्यू नोट होगा। तो ये इक्वेशन था सिंपल, बस दिस इज आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन दिया था, ये एक्सप्लेनेशन था। अब आपको क्या बोला था कि ठीक है, तो कि आइंस्टाइन ने जो फोटोइलेक्ट्रिक लॉ आपने पढ़े थे, ये जो 5 लॉ थे उनको कैसे एक्सप्लेन किया, तो एक बार सुन लीजिए थोड़ा क्विकली। क्या है, देखिए जो फर्स्ट था वो क्या था, नंबर ऑफ फोटोन इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड वेरीज डायरेक्टली एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट।
कि मतलब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, वो इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगा। तो इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, आइंस्टाइन ने क्या माना कि इंटेंसिटी से आपका मतलब किससे है, नंबर ऑफ फोटोन से है। तो जितने ज्यादा फोटोन्स इंसिडेंट होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन वहां से एमिट हो पाएंगे। सो दैट्स द एक्सप्लेनेशन। सेकंड पॉइंट, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंसिडेंट लाइट, कि जो मैक्सिमम एनर्जी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन की वो इंटेंसिटी से, यहाँ पे वर्ड था जो बताया भी था उस टाइम पे, इंटेंसिटी, उससे इंडिपेंडेंट होगा। अब देखिए जब इंटेंसिटी आप चेंज कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, केवल नंबर ऑफ फोटोन्स चेंज कर रहे हैं, एक फोटोन की जो एनर्जी होगी वो चेंज नहीं होगी। तो दैट्स वाई मैक्सिमम एनर्जी भी चेंज नहीं होगा इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में। थर्ड पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन किया कि मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस लीनियरली एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या था कि जो मैक्सिमम एनर्जी है फोटोन की वो लीनियरली डिपेंड करती है किस पे, फ्रीक्वेंसी पर। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने क्या बताया कि यदि आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो क्या होगा कि एक जो फोटोन की एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी। तो वो क्या कह रहा था कि जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा। तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कैसे करेगा, तो आइंस्टाइन ने क्या बताया कि जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी आपके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। यदि फ्रीक्वेंसी को आप चेंज करोगे तो फोटोन की एनर्जी चेंज होगी, और फोटोन किसके द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी यहाँ से चेंज हो जाएगी। तो जब वो बाहर निकलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग उसकी काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ से चेंज हो जाएगी। दैट्स द एक्सप्लेनेशन कि जो मैक्सिमम एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है। नंबर 4 क्या था, एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट अकर इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज बिलो ए सर्टेन, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को नंबर पॉइंट बता था कि न्यू नोट से कम होगा तो फिर फोटो एमिशन नहीं होगा। तो उसके लिए क्या बताया उन्होंने कि देखिए इक्वेशन क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नोट। अब आपने क्या किया, न्यू इज लेस देन न्यू नोट हो गया, तो जो राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है वो आपकी क्या हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव। मतलब आप क्या कह रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो गया, इज नेगेटिव। क्या ये पॉसिबल है, नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यही उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कि यदि इसको आपने इससे कम कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आएगी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई यदि न्यू नोट से कम आप फ्रीक्वेंसी रखेंगे तो फिर वहाँ पे एमिशन नहीं होगा। दैट्स द फोर्थ पॉइंट। फोर पॉइंट फाइव क्या था कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली, मतलब नो टाइम लैग। तो यहाँ पे बस सीधा सा यही है कि जैसे ये सरफेस है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये फोटोन आया, तो जैसे ही ये इस पे स्ट्राइक करेगा तुरंत ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, कैप्चर कर लेगा और तुरंत ये यहाँ से बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स द सिंपल एक्सप्लेनेशन। पॉइंट इज फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, की जो क्लासिकल फिजिक्स था वो इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया था। तो देखिए दो पॉइंट्स आपको पहले भी बताए थे कि जो इंटेंसिटी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड इसका। क्यों, क्योंकि जो वेव है, क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है कि जो लाइट है आपका वो वेव फॉर्म में होगा ना कि पार्टिकल फॉर्म में। ठीक है, तो जो इंटेंसिटी है दैट इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करेगी, आपका इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये तीन पॉइंट्स है जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्लासिकल फिजिक्स। सबसे पहला क्या कहता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो अभी बताया कि एक जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं सभी मेटल के लिए, मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी यदि होगी तो आप फोटो एमिशन वहाँ पे नहीं होगा। तो इसके एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं करता है क्लासिकल फिजिक्स। एक्सप्लेन क्यों नहीं करता है, देखिए यहाँ पे न्यू नोट से मतलब क्या है कि एक मिनिमम एनर्जी आप दे रहे हैं। ठीक है, एक मिनिमम एनर्जी आप दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, यदि उससे कम एनर्जी आप करते हैं तो फिर एमिशन नहीं होता है, इसका ये मतलब है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी पे। तो फ्रीक्वेंसी आप न्यू नोट रखो, न्यू नोट से कम रखो, या फिर न्यू नोट से ज़्यादा रखो। इस अकॉर्डिंग टू क्लासिकल अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स फ्रीक्वेंसी के चेंज करने से एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो यदि यहाँ पे क्या बोलता है कि यदि सफिशियंट इंटेंसिटी होगी तो एमिशन पॉसिबल है, क्योंकि एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे। तो जितनी भी रिक्वायर्ड एनर्जी है इलेक्ट्रॉन के लिए वो हम कहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं, इंटेंसिटी से। तो इसलिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस नहीं है अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। सेकंड पॉइंट क्या है कि नॉन डिपेंडेंस ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन ऑन द इंटेंसिटी
ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। देखिए जो लो था वो क्या कहता था कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका सॉरी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि इक्वेशन अभी हमने अभी आप देखिए आइंस्टाइन की कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो ये किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो नॉन डिपेंडेंस है मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि वहां पे तो सीधा है कि जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। तो यदि इंटेंसिटी को आप बढ़ाएंगे या फिर कम करेंगे तो क्या होगा, जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी कम और ज्यादा होती रहेगी। और एनर्जी यदि ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को मिलने वाली एनर्जी भी कम और ज्यादा होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो भी चेंज होनी चाहिए। तो इस चीज को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। थर्ड क्या था कि एब्सेंस ऑफ टाइम लैग बिटवीन द इरेडिएशन ऑफ ए सरफेस एंड द स्टार्ट ऑफ द एमिशन। की हमने क्या पढ़ा था पांचों पॉइंट की, जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे प्रोटॉन है, जैसे इंसिडेंट होगा तुरंत ही यहाँ से बाहर आ जाएगा। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स क्या कहता है कि ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब यहाँ पे यदि एक इलेक्ट्रॉन है तो रेडिएशन कैसे आएगा अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, ऐसे आ रहा होगा, कॉन्टिन्यूस रेडिएशन होगा। तो ये क्या कह रहा है कि यदि एनर्जी कम भी है एट ए टाइम जब वो इंसिडेंट हुआ तो कोई बात नहीं, ये तो आपका कंटिन्यूस है, तुरंत पहुंचता रहेगा, ठीक है। और ये तुरंत पहुंचता रहेगा तो ये क्या कह रहा है कि कंटिन्यूसली इस इलेक्ट्रॉन को क्या देता रहेगा, एनर्जी प्रोवाइड करता रहेगा। और ये इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी को इकट्ठा करता रहेगा अपने पास, कब तक, जब तक कि इसके पास इतना एनर्जी नहीं हो जाता कि ये यहाँ से बाहर आ जाए। तो ये क्या कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि तुरंत एमिशन हो, वो कुछ देर बाद भी पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि जो आपका वेव है वो कॉन्टिन्यूस है तो वो इलेक्ट्रॉन के पास आएगा। यदि एनर्जी कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इससे कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लेता रहेगा कब तक, जब तक कि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं हो जाती कितनी, वर्क फंक्शन के बराबर, ठीक है, कि ये इसको लेके बाहर आ सके। तब तक ये इससे एनर्जी लेता रहेगा और जब एनर्जी इसके पास इतनी हो जाएगी, सफिशिएंट एनर्जी हो जाएगी, तो ये यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो टाइम लैग इज पॉसिबल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, दैट्स द एक्सप्लेनेशन। तो देखिए क्या हुआ कि आइंस्टाइन ने अपना थ्योरी दिया और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लॉ थे वो एक्सप्लेन भी किया। लेकिन आइंस्टाइन ने क्या किया, केवल थ्योरी दिया, ठीक है। और थ्योरी आपका कब तक वैलिड नहीं होगा, जब तक आप उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं कर देते, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या था कि आइंस्टाइन ने क्या किया, आपका जो रेडिएशन है उसका पार्टिकल नेचर लिया था, माना था। और उसी टाइम पे रेडिएशन का वेव नेचर भी बताया गया था। तो यहाँ पे क्या था, उस टाइम पे 1905 के आसपास, 1900 के आसपास जो साइंटिस्ट थे वो दो ग्रुप में बटे हुए थे। कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि जो रेडिएशन है वो आपका पार्टिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि जो रेडिएशन है वो आपका वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जो साइंटिस्ट मानते थे कि रेडिएशन आपका केवल वेव फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उन्होंने इस थ्योरी को नकार दिया और उन्होंने क्या ट्राई किया कि वो इसमें कमियां ढूंढने लगे, ठीक है। मतलब काफ़ी कंट्रोवर्शियल था ये उस टाइम पे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट मानते थे कि जो रेडिएशन है आपका वो पार्टिकल फॉर्म में नहीं, वेव फॉर्म में है। तो पूरा अजम्पशन था वही उनके अकॉर्डिंग फेल हो गया, गलत थी। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट हुए थे मिलिकेंस, द ग्रेट अमेरिकन साइंटिस्ट, उन्होंने भी नहीं माना, वो भी इस थ्योरी के खिलाफ थे। तो उन्होंने इसको गलत साबित करने के लिए क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया 1916 में। जो इक्वेशन दी, इक्वेशन क्या थी आइंस्टाइन की इक्वेशन, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट। इसको वेरीफाई करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। तो उसका जो सेटअप था उसके जो सिंपल फॉर्म में यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है। सिंपल फॉर्म देखिए क्या है, इसको आप एक बार समझ लीजिए कि दिस इज कैथोड। और यहाँ पे जो मेटल, मतलब जो सिंपल पहले आपने डायग्राम देखा तो प्लेट थी, यहाँ पे क्या था, एक कैथोड था एक एनोड था, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे लाइट आ रही थी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा था। तो ये जो मेटल कैथोड था उसको उन्होंने एक ड्रम पे लगाया जिसको कि आप बाहर से रोटेट करा सकते, क्यों, ताकि आप डिफरेंट मेटल्स के लिए इसको चेक कर सकें एक ही टाइम पे। तो ये डिफरेंट मेटल्स के इलेक्ट्रोड यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। और इधर एक नाइफ लगाया हुआ है, ये एक नाइफ है ताकि ये जो सरफेस है ये इसको साफ कर सके साथ के साथ। और ये एक विंडो है, वैसे ही यहाँ से लाइट रेडिएशन इस पे इंसिडेंट,
ठीक है। और ये पूरा जो चैम्बर है वो इरिटेटेड है, इसके अंदर निर्वात है, ठीक है। और वापस जो कैथोड है और जो एनोड है उसको उसने किससे कनेक्ट कर दिया, तो एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। और जो सर्किट में जो करंट होगा उसको पढ़ने के लिए यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज सिंपल अरेंजमेंट। दोबारा सुन लीजिए, जो मेटल्स इलेक्ट्रोड थे उसको उन्होंने एक ड्रम पे एडजस्ट किया जो कि इसको आप बाहर से रोटेट कर सकें, ताकि हम डिफरेंट मेटल्स के लिए एक ही साथ सबको मेजर कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है। ये जो सरफेस है इनको साफ करने के लिए एक नाइफ यहाँ पे लगाया गया है और इधर एक विंडो बनाई गई है ताकि रेडिएशन इसमें इंसिडेंट होता रहे। और जो इलेक्ट्रोड्स हैं यहाँ पे उन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो अब देखिए होगा क्या कि जब एक जो मेटल है वो इसके सामने आएगा लाइट के, और यहाँ से रेडिएशन इस पे इंसिडेंट होगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और वो कहाँ जाएंगे, कैथोड पे। कैथोड पे जाएंगे तो गैल्वेनोमीटर में आपको एक करंट दिखाई देगा, ठीक है। तो दैट इज द सिंपल एक्सपेरिमेंट। तो वही सिंपल उन्होंने एक्सप्लेनेशन अपनी रखी जो हमने अभी पढ़ी थी कि यदि इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा, तो यदि मैं इसको पॉजिटिव कर दूँ और इसको नेगेटिव कर दूँ तो क्या होगा, एक रिटार्डिंग पोटेंशियल यहाँ पे वर्क करेगा जो कि इन इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा। तो यदि हम स्टार्टिंग में पोटेंशियल को कम रखेंगे तो जो स्लोअर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो धीमे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम है, वो रुकना स्टार्ट होंगे। मतलब जो करंट है उसमें एक फॉल आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। करंट में एक कमी दिखेगी, लेकिन जैसे हम इस रिटार्डिंग पोटेंशियल को बढ़ाते जाएंगे तो एक कंडीशन क्या होगी कि एक पॉइंट पे आके जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इतना सफिशिएंट होगा कि वो सभी इलेक्ट्रॉन्स को यहीं पे रोक देगा, और उस टाइम पे क्या होगा, करंट आपका जीरो हो जाएगा, और जो वो पोटेंशियल है वो आपका क्या कहलाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहलाता है। और जो पीछे भी बताया था, अब इस जो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसकी जो एनर्जी होगी मतलब ई वी नोट, वो किसके बराबर होगी, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, इसके बराबर होगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। ये उन्होंने यूज किया। अब इसके बाद क्या किया, फिर उन्होंने जो यहाँ से जो रेडिएशन आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को लगातार चेंज करते गए, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते गए, और उसके रेस्पेक्ट में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसको मेजर करते चले गए। और जो ग्राफ, फिर जो पॉइंट्स थे उसको एक ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया, फ्रीक्वेंसी वर्सेस पोटेंशियल, ठीक है। इधर क्या है, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इधर क्या है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओके, तो ये ग्राफ ड्रॉ किया, और ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि ये आपका आ रहा है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को आगे बढ़ाया तो ये जो फ्रीक्वेंसी एक्सिस है उसको काटता है इस पॉइंट पे न्यू नोट, जिसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और यदि आगे बढ़ाएं तो वाई एक्सिस को काट रहा है इस पॉइंट पे, ठीक। अब उन्होंने फिर क्या किया कि ये क्या हो गया, देखिए ये जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया गया है वो ड्रॉ किया गया है एक्सपेरिमेंट, ठीक है। जो ग्राफ है वो ड्रॉ किया गया है यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली। तो एक्सपेरिमेंटली यदि ये ग्राफ मुझे मिल रहा है और आइंस्टाइन ने जो थ्योरी दी थी यदि वो ट्रू है तो ये दोनों क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए। तो उसी को फिर चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जो एक्सप्लेनेशन था, जो एक्सप्लेनेशन था आइंस्टाइन का, जो एक्सप्लेनेशन था उसका यूज किया कि वहां से क्या इक्वेशन आता है। मतलब आपने क्या किया यहाँ पे देखिए, ग्राफ किस किस के बीच है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो उन्होंने क्या किया कि जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है उसको चेक किया कि उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशन है वो क्या आता है, मतलब उनके बीच है, वहां से यदि आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो क्या कर्व आएगा। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जो आइंस्टाइन इक्वेशन थी वो लिखा, ठीक है। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या थी, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, यही था, ठीक है। और अभी एक इक्वेशन बताई थी पीछे कि जो हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स पोटेंशियल की जो एनर्जी थी उसके बराबर था। तो इसको पुट कर दिया यहाँ पे वापस, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू। तो इक्वेशन टू से हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स की वैल्यू उन्होंने उठा के रख दी इक्वेशन वन में। तो क्या आ गया, ई वी नोट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नोट, ठीक है। या फिर वी नोट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू नोट अपॉन, ये लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो इक्वेशन है
ये आपका एक लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइन के इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है? क्योंकि लाइन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यही होता है। तो इसको आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए y एक्सिस पे आपने क्या लिया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, चाहो तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक है, ये रिप्लेस हो गया। और x एक्सिस पे क्या लिया है, फ्रीक्वेंसी, मतलब x की जगह आपने क्या रखा है, न्यू रखा है। तो यहाँ से m इज इक्वल टू क्या आ गया, एच अपॉन ई, और c इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस एच न्यू अपॉन एच न्यू नोट अपॉन ई। मतलब ये जो इक्वेशन आई आइंस्टाइन इक्वेशन को फर्दर सोल्व करके, वो आपका क्या बता रहा है, इट इज ए लाइन ऑफ इक्वेशन। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली भी क्या आ रही थी, लाइन ऑफ इक्वेशन है, थ्योरेटिकली भी क्या आ रहा है, लाइन ऑफ इक्वेशन है। तो मतलब दोनों रिजल्ट आपका मैच हो रहे हैं। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया था। स्टार्टिंग में जो मिलिटेंट्स थे उन्होंने मान के चला था कि ये थ्योरी गलत है, फेल्ड है, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन उन्होंने किया, एक्सपेरिमेंट कर लिया, तो फाइनली उन्हें ये सब मानना पड़ा। और फिर नाइन, देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था वो 1916 में किया था, और इसी एक्सपेरिमेंट के लिए 1923 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, एक तो ये, और इसके साथ एक और फिनोमिना था उनका, एक इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ओएल रो एक्सपेरिमेंट, इन दोनों के लिए, ठीक है, कंबाइंड 1923 में ओएल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए और ये जो फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, इन दोनों के कंबाइन के लिए उन्हें नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक, क्वेश्चन में आपको आ सकता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट, यहाँ से उन्होंने जो प्लांक्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी कैलकुलेट की थी। कैसे कैलकुलेट किया, कि जो इक्वेशन आपने लिखा था अभी, क्या था, वी नोट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई, ये लिखा था। तो इसके अकॉर्डिंग स्लोप क्या आ रहा था, दैट इज इक्वल टू एच अपॉन ई। तो एक्सपेरिमेंटली उसको कैलकुलेट किया, तो यहाँ से यदि आप ई को इधर ट्रांसफर कर दें तो एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्लोप इंटू ई। तो यहाँ से ऐसे एक्सपेरिमेंटली प्लांक्स कांस्टेंट भी उन्होंने कैलकुलेट किया था। कि जो स्लोप है, यहाँ से आप चाहें तो इसको एक्सपेरिमेंटली भी कैलकुलेट किया गया फिर। और देखिए इक्वेशन क्या बता रहा है कि जो लाइन का स्लोप है वो किसके बराबर है, एच अपॉन ई, मतलब प्लांक्स कांस्टेंट अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है, ग्रेडियंट इसके बराबर है, और जो एक्सपेरिमेंट किया है वो इसी के बराबर था। दूसरा पॉइंट क्या है कि वाई एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, माइनस एच न्यू नोट अपॉन ई। यहाँ पे डब्ल्यू लिखा हुआ है, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि डब्ल्यू क्या होता है, वर्क फंक्शन, और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू नोट अपॉन एच न्यू नोट होता है। तो इसको आप चाहें तो इसी सेम फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये भी इसके बराबर आया था। तो यहाँ से ये पूरा एक्सप्लेन हो गया कि डिटर्मिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया। तो उन्होंने क्या किया कि वो पॉइंट कैलकुलेट किया कि जहाँ पे वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो जीरो है, मतलब जो लाइन है फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जहाँ पे काटता है वो आपका कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसी फ्रीक्वेंसी को यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, एच से, तो आपका क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन आ जाएगा। सो दिस इज ए सिंपल एक्सप्लेनेशन फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। सो डिटर्मिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को भी यहाँ से एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो उसके लिए क्या किया, ठीक है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, देखिए जब जो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है एच न्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क फंक्शन। तो यदि आप रेडिएशन इसी फ्रीक्वेंसी का रखें तो सारा का सारा जो एनर्जी है वो किस में खर्च हो जाएगा, वर्क करने में, वर्क फंक्शन के अगेंस्ट खर्च हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि जितना एनर्जी आपने बाहर से दिया रेडिए फोटोन का इलेक्ट्रॉन को, वो सारा का सारा उसने कहाँ खर्च कर दिया, वर्क फंक्शन के अगेंस्ट खर्च कर दिया। तो उसके पास कितना एनर्जी बचा बारह में, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो जीरो है तो उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हमें कितना एनर्जी चाहिए, कितना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। दोबारा सुन लीजिए एक बार,
यदि आप उस फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन यूज करें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन यूज करें, तो जो इलेक्ट्रॉन के पास जो एनर्जी होगी वो सारी खर्च हो जाएगी उसकी अगेंस्ट द वर्क फंक्शन। और जब वो बाहर आएगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना बचेगा, जीरो। मतलब उसको रोकने के लिए काइनेटिक एनर्जी एनर्जी जीरो होने का मतलब क्या है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, रेस्ट में है, ऑलरेडी स्टॉप है, तो आपको कोई भी पोटेंशियल अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स इस कंडीशन के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो। इज इट क्लियर? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो के लिए, सॉरी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो यदि स्टॉपिंग जो इक्वेशन था ये वाला, वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई इंटू माइनस एच म्यू नॉट अपॉन ई, या फिर इस लाइन के अकॉर्डिंग ये आपको जीरो लेके चले, ठीक है, ये जीरो लेके चले, तो जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके बराबर आएगी, यू नो, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, दोबारा एक बार दोबारा और बता देता हूँ। कि यदि जो फ्रीक्वेंसी है वो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रखें, तो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो। मतलब इलेक्ट्रॉन किस में होगा, रेस्ट में होगा। तो उसको रोकने के लिए, जो ऑलरेडी रुका हुआ है उसको रोकने के लिए थोड़ी ना पोटेंशियल लगाएंगे, तो मतलब पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा इसके लिए, जीरो। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, जीरो होता है। ये यहाँ से आ गया। अब क्या किया फिर उसके बाद की जो इक्वेशन थी, वी नोट इज इक्वल टू, जो लाइन का इक्वेशन था, माइनस एच इन नोट अपॉन टी, इसमें क्या किया, वी नोट इज इक्वल टू जीरो रख दिया। एच क्यू नोट अपॉन ई होगा। तो यदि इसको आप सोल्व करेंगे यहाँ से तो क्या आएगा, उसको सोल्व करने के बाद म्यू इज इक्वल टू म्यू, ठीक है। तो देखो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब यदि आप न्यू नोट लेके चलेंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आएगा, जीरो। या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल आप जीरो लेके चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस ग्राफ से इसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ये फ्रीक्वेंसी एक्सिस को जहाँ पे काटेगा वहाँ पे क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो। तो वही जो पॉइंट होगा आपका वो क्या कहलाएगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। एट विच पॉइंट, जहाँ पे जो कि पोटेंसी, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका जीरो हो, वो पॉइंट, उस पॉइंट पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपका क्या कहलाएगा, पहली आवृत्ति के बराबर होगा, ठीक है। तो दैट्स द एक्सप्लेनेशन या डिटर्मिनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब उसके बाद वर्क फंक्शन, तो रिलेशन हमें पता ही है, वर्क फंक्शन और पहली आवर्ती में क्या था, डब्ल्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको फिर यदि आप एच से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन। तो दिस इज द सिंपल एक्सप्लेनेशन कि आप यहाँ से मतलब एक्सपेरिमेंटली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वर्क फंक्शन को कैसे कैलकुलेट करें। ग्राफ बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन ए मेटेलिक सरफेस एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, कि पहले तो एक ग्राफ आपको ड्रॉ करना है किसी इसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी, और दूसरा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी आपको ड्रॉ करना है। और फिर बताना है कि जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया वो कैसे चेंज होगा, यदि आप इंटेंसिटी को चेंज कर दें या फिर आप मेटल को चेंज कर दें तो फिर किस तरीके से वो चेंज होगा। आई होप ग्राफ आप ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा सोच समझ के आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा इजीली। ट्राई करना, नहीं होगा तो बता दें। हाँ, इतना मैं बता देता हूँ कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका एक्स एक्सिस पर ही रहेगा, जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। इधर क्या लेंगे आप, फ्रीक्वेंसी, वो जो वाई एक्सिस है उधर आपको क्या रखना है, काइनेटिक एनर्जी रखना। तो इसके बीच ग्राफ कैसा होगा वो आपको चेक करना है, लाइक इट्स स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला या फिर सर्कल, जो भी होगा वो आपको देखना है। और फिर उसके बाद आपको बताना है कि यदि इंटेंसिटी को आप चेंज करें, वेरी कराएं, या फिर आप मेटल को ही चेंज कर दें तो फिर
जो ग्राफ है वो आपका किस तरीके से चेंज होगा।